नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल है स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें राजस्थान पटवार, वनपाल, वनरक्षक और सब इंस्पेक्टर की दैनिक विज्ञान का अपन है वो बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी विद्यार्थी पटवारी, राजस्थान वनपाल और वनरक्षक और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका दैनिक विज्ञान और अपन कह सकते हैं कि तैयारी करनी है, तो आप जुड़ जाइए। तीनों एग्जाम के अंदर दैनिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा रोल है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अपन है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जैव विकास शब्द किसने दिया था। बताइए भाई, आपको जल्दी से जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से जैव विकास जो शब्द होता है वो किसने दिया था। अरस्तु ने दिया था, ओपेरिन ने दिया था, मिलर ने दिया था, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से जैव विकास शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने है वो जैव विकास शब्द दिया था। ठीक है, जैव विकास का मतलब ये होता है कि एक अलग अलग नई नई जातियों का विकास होना। ठीक है, नई नई जातियों का जो विकास होना होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन के समय और तर्कु तंतु बनाने में सहायक होता है। बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर जिनको बोलते हैं, तर्कु तंतु बनाने में सहायक होता है। बताइए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर तारकाई। दीजिए जवाब जल्दी से। तर्कु तंतु। ठीक है, तर्कु तंतु बनाने में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारकाय। और तारकाय का कई जगह नाम आ जाता है सेंट्रोसोम। ठीक है, कई जगह नाम आ जाता है सेंट्रोसोम, तो आपको ये भी नाम है वो याद रखना है तारकाय का। जिन विद्यार्थियों का डी जवाब है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और आपको मैं बता दूं कि तारकाय जो है वो सिर्फ जंतु में पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण होता है किससे, तारक काय से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ऐसे पुरुष जो हल्का कार्य करते हैं उनको लगभग कितनी कैलोरी आहार प्रतिदिन चाहिए। बताइए भाई, ऐसे पुरुष जो अपन कह सकते हैं कि हल्का कार्य करते हैं उनको प्रतिदिन कितनी कैलोरी आहार है वो चाहिए। बताइए, दीजिए जवाब। लगभग कितनी कैलोरी है वो आहार चाहिए। 1800 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 4200 कैलोरी या फिर 5000 कैलोरी। बताइए, जो पुरुष हल्का कार्य करते हैं। दीजिए जवाब। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का बी जवाब है उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। जो हल्का कार्य करते हैं उनको लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने की थी। बताइए भाई, निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने की थी। सी फंक ने की थी, निकोलाई लुलिन ने की थी, एल्मर मैकुलम ने की थी, या जेम्स लिंड ने की थी। बताइए, निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखिए कुछ विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इसका सही जवाब होगा निकोलाई लुलिन। क्यों, क्योंकि 1881 के अंदर विटामिन की खोज है वो किसने की थी, निकोलाई लुलिन ने की थी। लेकिन विटामिन शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था सी फंक ने। ठीक है, विटामिन की खोज है वो किसने की थी, निकोलाई लुलिन ने की थी, लेकिन विटामिन शब्द है वो किसने दिया था, सी फंक ने दिया था। ठीक है, वैसे कई जगह इसका यदि निकोलाई लुलिन नहीं होता है ऑप्शन में तो सी फंक भी है वो इसका आंसर सही माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि एल्मर मैकुलम जो है इसने विटामिन ए की खोज की थी और जेम्स लिंड ने विटामिन सी की खोज की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन की खोज 1881 के अंदर निकोलाई लुलिन, सब विटामिन सब दिया था सी फंक ने, और विटामिन ए की खोज एल्मर मैकुलम और विटामिन सी की खोज है वो जेम्स लिंड ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो भोजन में उपस्थित और बैक्टीरिया को है वो मारने का कार्य करता है। बताइए। ठीक है, टाइलिन होगा, लाइसोजाइम होगा, पेप्सिन होगा या फिर लाइपेज होगा। दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। भोजन में उपस्थित एंजाइम
जो अपने को पता है कि लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार के अंदर पाया जाता है। लार के अंदर है वो 99% तो क्या होता है, जल होता है, और 1% एंजाइम होते हैं, और 1% एंजाइम में 2 एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन होता है, एक क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, यदि अपन बात करें तो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्च को और माल्टोज में बदलने का कार्य किस विटामिन का होता है, सॉरी किस एंजाइम का होता है, तो वो होता है टाइलिन का। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आमाशय के अंदर, आपको याद रखना है ये, न कि छोटी आंत के अंदर, आमाशय के अंदर है वो प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज है वो वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल के अंदर ही बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है भोजन में उपस्थित एंजाइम को मारता है कौन, लाइसोजाइम। लार में 2 विटामिन 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, जिसमें टाइलिन का कार्य होता है स्टार्च से माल्टोज बनाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है, बताइए भाई। मनुष्य का चेहरा जो होता है वो कितनी हड्डियों से बना होता है। ठीक है, मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है, 12, 13, 14 या फिर 17, दीजिए जवाब। मनुष्य का चेहरा जो होता है वो कितनी हड्डियों का बना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस प्राणी का गर्भकाल सबसे कम होता है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस प्राणी का गर्भकाल है वो सबसे कम होता है, कंगारू, चूहा, गिलहरी या खरगोश, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्राणी का गर्भकाल है वो सबसे कम होता है, दीजिए जवाब। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी इनके जो गर्भकाल का समय है वो बता देता हूं मैं आपको, फिर आप ही आंसर बताना। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो कंगारू होते हैं इनका गर्भकाल होता है 6 से 11 दिन। ठीक है, कंगारू का गर्भकाल कितना होता है, 6 से 11 दिन होता है। चूहे का गर्भकाल होता है 21 दिन। ठीक है, और गिलहरी जो होती है उसका गर्भकाल होता है कितना, 40 दिन होता है। गिलहरी का गर्भकाल कितना होता है, 40 दिन होता है। और खरगोश का गर्भकाल होता है 28 से और 35 दिन। ठीक है, 28 से कितने दिन, 35 दिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि जो कंगारू होता है उनका गर्भकाल कितना होता है, 6 से 11 दिन होता है। तो जिन विद्यार्थियों का ए जवाब है उनका जवाब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आपको याद रखना है कि कंगारू का गर्भकाल बहुत ही कम होता है, 6 से 11 दिन ही होता है। उस कंडीशन में वो अविकसित बच्चे पैदा करते हैं, और इन विकसित जो बच्चे होते हैं उनको उनके आगे एक थैली होती है जिसको क्या बोलते हैं, उस थैली को बोलते हैं मार्सुपियल थैली, और इस मार्सुपियल थैली के अंदर क्या करते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिन होता है। इस क्वेश्चन का तो जवाब सभी दे दीजिए, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार अपन कह सकते हैं कि रिपीटेड भी होता है, और हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। बताइए, लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितने दिन होता है। ठीक है, अपने को पता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और प्लिया, जिसको अपन लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है, या शमशान घाट कहते हैं, इनके अंदर ये निश्चित हो जाती है। तो यहाँ निर्माण से लेकर नष्ट होने के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। लाल रक्त कणिकाएं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उनका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है वो कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। बताइए, हाइड्रोफोबिया, टाइफाइड, हैजा या टिटनस। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है जो कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो सही जवाब आ रहा है वो बिल्कुल ए जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, जिसको हिंदी में कई बार नाम आ जाता है जल भीति। क्या नाम आ जाता है, जल भीति, यानी जल से या तरल से, द्रव्य से क्या लगना, डर लगना। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है, क्योंकि इनकी जो लार होती है वो क्या होती है, संक्रमित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीका शिशु के जन्म के समय लगाया जाता है। बताइए भी, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जो है वो शिशु के जन्म के समय लगाया जाता है, टिटनस ऑक्साइड, बीसीजी, डीपीटी या डीएटी। बताइए, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा और अपन कह सकते हैं टीका है वो शिशु के जन्म के समय लगाया जाता है, तो दीजिए जवाब। ठीक है,
तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं BCG, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है BCG जो होता है। BCG जो टीका होता है वो लगाया जाता है शिशु के जन्म के समय। और टिटनस ऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पता चलता है कि माता है वो गर्भवती है, जब ये पता चलता है कि माँ है वो गर्भवती है, उसी टाइम तुरंत लगने वाला जो टीका होता है वो होता है टिटनस ऑक्साइड। ठीक है, माँ जब गर्भवती का पता चलता है तो वो टिटनस ऑक्साइड लगता है, और जन्म के समय कौन सा लगता है? BCG का टीका लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे बड़ा हृदय निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? बताइए भाई, सबसे बड़ा हृदय किस प्राणी के अंदर है वो पाया जाता है? हाथी में पाया जाता है, ब्लू व्हेल में पाया जाता है, जिराफ में पाया जाता है, अजगर में पाया जाता है? दीजिए जवाब। सबसे बड़ा हृदय है वो किस प्राणी में पाया जाता है? ठीक है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार वीडियो को, जो चैनल को है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा हृदय निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? राजस्थान, वनरक्षक, वनपाल और पटवार के अंदर आने वाली जो सामान्य विज्ञान, जिसको हम दैनिक विज्ञान बोलते हैं, उसकी पूरी प्रैक्टिस करने के लिए अपन है वो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो जितने विद्यार्थी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जोड़ लीजिए। सबसे बड़ा हृदय निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं जिराफ, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लंबा स्तनी कौन सा होता है, तो सबसे लंबा स्तनी होता है कौन सा? जिराफ। यदि आपसे पूछा जाए कि स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन होता है, तो वो होता है हाथी। और अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवमंडल पर या सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है, तो वो होता है ब्लू व्हेल। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? जिराफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पत्ती है वो किस पादप में पाई जाती है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस पादप में सबसे बड़ी पत्ती पाई जाती है? वुल्फिया, रेफ्लेसिया, मोनोडोपा या विक्टोरिया रीजिया? बताइए, सबसे बड़ी पत्ती है वो किस पादप में पाई जाती है? दीजिए जवाब। अपने को पता है कि सबसे छोटा फूल पाया जाता है, सबसे छोटा फूल किस में पाया जाता है? वुल्फिया में। और सबसे बड़ा फूल जो होता है वो कौन सा होता है? रेफ्लेसिया होता है। ये दो क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ा पुष्प होता है फूल रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा होता है वुल्फिया। अब आप बताइए, सबसे बड़ी पत्ती है वो किस पादप में पाई जाती है? बताइए। ठीक है, इन दो आंसर में से एक का आपको चयन करना है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का जवाब डी आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। विक्टोरिया रीजिया के अंदर सबसे बड़ी पत्ती पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस पादप में ग्रीन ईयर रोग, ठीक है, ग्रीन ईयर रोग को है वो बाली रोग भी कहते हैं? क्या बोलते हैं? बाली रोग भी कहते हैं। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाली रोग है वो किस पादप में पाया जाता है? बताइए। गेहूं में पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है, या धान में पाया जाता है? बताइए, दीजिए जवाब। ग्रीन ईयर रोग को हम बोलते हैं क्या? बाली रोग बोलते हैं। और बाली रोग है वो किस में पाया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का जवाब बाजरा आ रहा है, बी आ रहा है, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और आपको याद रखना है, ग्रीन ईयर रोग जिसको बाली रोग कहते हैं, ये किस में पाया जाता है? बाजरे के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ऊर्जा क्षय के बारे में 10% का नियम किसने दिया था? यानी कहने का मतलब है कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा जाती है। इसी कारण जो होते हैं अपन कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती, उसमें 3 या 4 स्तर ही होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने स्तर हो सकते हैं? तो 3 और 4 स्तर ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जवाब देना है कि ऊर्जा क्षय के बारे में 10% का नियम है वो किसने दिया था? लैंडमार्क ने दिया था, हैकेल ने दिया था, लिंडमान ने दिया था, या फिर ओडम ने दिया था? बताइए। अपने को पता है कि इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, और यहाँ से आते आते ऊर्जा वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। तो जिन विद्यार्थियों का जवाब सी आ रहा है लिंडमान, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखने वाला, रटने वाला क्वेश्चन है। ऊर्जा क्षय के बारे में 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? बताइए भी, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, हेनरी होता है, फेराडे होता है, या फिर वोल्ट होता है? बताइए, निम्नलिखित में से विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो अपने को पता है कि वाट जो मात्रक होता है वो किसका होता है? शक्ति का होता है। हेनरी जो होता है वो विद्युत प्रेरक का मात्रक होता है। और फेराडे जो मात्रक होता है, इसको कई जगह वो अपन है वो फेरड भी कहते हैं। तो ये मात्रक होता है किसका? विद्युत धारिता का। और वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेराडे हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों का सी जवाब है उनका जवाब बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण कौन सा है? बताइए भाई, समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण कौन सा है? दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण कौन सा है? लेक्टोमीटर है, कैलोरीमीटर है, फेदोमीटर है या फिर क्रोनोमीटर है? दीजिए जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जिन विद्यार्थियों को द्वारा सी जवाब दिया जा रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फेदोमीटर का उपयोग है वो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, ये नियम किसने दिया था? बताओ। वस्तु द्वारा और लगने वाले बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, ये नियम किसने दिया था? दीजिए दीजिए जवाब। न्यूटन है, आइंस्टीन है, पास्कल है या फिर आर्किमिडीज है? ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का जवाब आर्किमिडीज आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आर्किमिडीज ने यह कहा था कि यदि किसी पात्र के अंदर और आप जो जल से भरा हुआ है उसमें यदि आप कुछ डुबोते हैं तो ये उतना ही द्रव्य हटाएगा जितना इसका द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। देखिए, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जो बल है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, उस बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, वॉशिंग मशीन, मौत के कुएं का खेल या दूध से मक्खन निकालने की मशीन? बताइए। निम्नलिखित में से अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का जवाब ए आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति या मुड़ते समय कार का मुड़ते समय यात्रियों का अंदर की ओर झुकना, ये है अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। किसके उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। लेकिन बिलोना मशीनें या अपन कह सकते हैं वॉशिंग मशीनें और मौत के कुएं का जो खेल होता है वो किस प्रकार करता है? अपकेंद्रीय बल के ऊपर आधारित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? बताइए भी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सितार या इंजन? बताइए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, कई विद्यार्थियों का माइक्रोफोन जवाब आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, न कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा लाउड स्पीकर। जिनका जवाब है उनका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। दोबारा सुन लीजिए, माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और लाउड स्पीकर जो होता है वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर जवाब क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? बताइए भी। फ्यूज तार को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं? दीजिए जवाब। विद्युत परिपथ के अंदर है वो फ्यूज तार को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपन कह सकते हैं दैनिक विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए, विद्युत परिपथ में और फ्यूज तार को, तो जिन विद्यार्थियों का श्रेणी क्रम जवाब आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि विद्युत परिपथ के अंदर है वो फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश व समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है? इसका तो आप जवाब दे ही दो भाई। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दो। एग्जाम का अपन कह सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दीजिए कि प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश और समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है। मैं कहता हूँ टिंडल प्रभाव है जो है, या आकाश का रंग नीला दिखाई देना, या सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सभी प्रकाश की इसी घटना पर आधारित है। तो जिन विद्यार्थियों का ए जवाब आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसी के कारण आकाश और समुद्र का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नाभिक की भट्टी की खोज किसने की थी? बताइए। नाभिकीय भट्टी की खोज है वो किसने की थी? नाभिकीय भट्टी की खोज किसने की थी? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि टेलर ने तो है वो हाइड्रोजन बम की खोज की थी। टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी और ओटो हॉर्न ने है वो परमाणु बम की खोज की थी। ओटो हॉर्न ने किसकी खोज की थी? परमाणु बम की खोज की थी। और बेकुलर ने है वो रेडियो धर्मिता की खोज की थी।
बेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो एनरिको फर्मी ने है वो 1946 के अंदर क्या की थी, 1946 के अंदर है वो नाभिकीय भट्टी की खोज की। तो जिन विद्यार्थियों का डी आंसर है उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने लाउड स्पीकर की खोज की थी। बताइए भाई, अभी हमने पढ़ा लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब आपको जवाब ये देना है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने है वो लाउड स्पीकर की खोज की थी। बताइए, टेलर व यंग ने की थी, सैमुअल ने की थी, डेवार ने की थी या होरेस शार्ट ने की थी। बताइए, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने लाउड स्पीकर की खोज की थी, दीजिए जवाब। ठीक है, हो सकता है कई विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन नया हो, और जिनके लिए जो भी क्वेश्चन नया हो उस क्वेश्चन को आप या तो नोट आउट कर लीजिए या उस क्वेश्चन को एक बार रट लेना। तो मैं आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर की खोज वह किसने की थी, होरेस शार्ट ने की थी। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके भी है वो क्लास के दौरान बैठ सकते हो, जो भी चीज़ आपको नहीं लगे उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं वो इन एग्जामों के अंदर है वो पूछी जाने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन होता है। कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, तो आप बताइए कैसा कण है जिसके ऊपर है वो धनावेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे गुण होने चाहिए लेकिन उसके ऊपर आवेश क्या होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए। बताइए कौन सा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं, दीजिए जवाब। जो विद्यार्थी पॉजिट्रॉन जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। ये भी क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। ठीक है, चलिए सोडा वाटर से व अन्य पेय में और कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए भाई, सोडा वाटर या मैं कह सकता हूँ कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है, शीतल पेय जो होते हैं, उनके अंदर है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल या यूरिक अम्ल। बताइए, कोल्ड ड्रिंक के अंदर है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, दीजिए जवाब। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी सी कार्बनिक अम्ल जवाब दे रहे हैं उनका जवाब क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चिल्ली साल्ट बिटर निम्नलिखित में से किस तत्व का यौगिक है। बताइए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चिल्ली साल्ट बिटर तो एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, चिल्ली साल्ट बिटर जो है वो निम्नलिखित में से किस तत्व का यौगिक होता है। चिल्ली साल्ट बिटर निम्नलिखित में से किस तत्व का यौगिक होता है, बताइए। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का जवाब ए है उनका जवाब बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, चिल्ली साल्ट बिटर को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। और चिल्ली साल्ट बिटर किसका यौगिक होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दीजिए, यहाँ ब्रह्मांड पूछा गया है। अपने को पता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, नाइट्रोजन। हमारे शरीर में अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा, ऑक्सीजन। और यदि अपन भूगर्भ की बात करें तो भूगर्भ में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का ए जवाब आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जो होता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं और इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है निम्नलिखित में से किस गैस पर रोक लगाने के लिए किया गया था। ये अपन ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से और पर्यावरण से और जैव विविधता टाइप का या पर्यावरण का क्वेश्चन है। ठीक है, और इन तीनों एग्जाम के अंदर है। ठीक है, तीनों एग्जाम के अंदर है वो राजस्थान पटवारी के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर और वनपाल वनरक्षण के अंदर पर्यावरण का इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का आना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो निम्नलिखित में से किस गैस पर रोक लगाने के लिए किया गया। यदि मैं आपको हिंट दूं तो ये जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन से संबंधित है। अब आप समझ जाइए कि ओजोन को है वो हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, उसी पर रोक लगाने के लिए है वो ये। और
प्रोटोकॉल अपन कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया था। बता दीजिए कि ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस सबको पता है, वो है CFC। जिसका जवाब ए है, उनका जवाब बिल्कुल सही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। ठीक है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन अमेरिका करता है। और भारत का इसी क्रम में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत है वो तीसरे स्थान पर है। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म का कांच कौन सा है? बताइए भाई। कांच से संबंधित दैनिक विज्ञान के अंदर कांच आता है, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर, तो आप इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उत्तम किस्म का कांच कौन सा है? जेना है, पोटास है, क्राउन है या पायरेक्स है? ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म का कांच कौन सा है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, जेना कांच है। और इस जेना कांच का उपयोग किया जाता है क्या? वैज्ञानिक उपकरण बनाने के अंदर किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण बनाने में है वो जेना कांच का उपयोग किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों का ए जवाब है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं? बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं? टेरिलिन, नाइलॉन, रेयन या पॉलिस्टर? बताइए, निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का रेयन जवाब आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि रेयन को है वो क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं। ठीक है, रेयन को क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों अपना दूसरा जो अपन कह सकते हैं कि जो लाइव टेस्ट था वो अपन है वो 30 क्वेश्चनों के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए एक बार बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, तो आप एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और कम से कम आपको है वो आज ये वीडियो 10 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, ईमानदारी से आपको 10 लोगों के साथ शेयर करना है। और जो भी विद्यार्थी है वो अपने राजस्थान पटवारी और इसकी वनपाल वनरक्षक और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप है वो जोड़ लीजिए। और एक बार है वो वीडियो को है वो आप लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट के साथ।